प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर सेल के आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने करियर को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। पिछले दिनों करियर सेल चैनल ने एक सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज का नाम है आपकी जानकारी गलत है। ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें हम जब पहली बार सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो वह हमें हमेशा याद रहती है। अगर वह गलत भी है तो हम उसे सही मानते हुए बोलते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। कभी कभी तो यह गलती पूरे जीवन भर तक नहीं सुधर पाती है। कई बार इस तरह की गलती के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इंटरव्यू में ऐसी गलती हो जाए तो हम रिजेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी हम हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। हमें लज्जित भी होना पड़ सकता है। इस सीरीज़ का पहला वीडियो आप सभी ने पसंद किया, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की संख्या के संबंध में आपकी जानकारी गलत है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। फिर कितने होते हैं? अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो आप जानते होंगे, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, आप ज़रूर देखिए। ऐसी ही एक गलती की तरफ आज हम आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं जो बड़े बड़े दिग्गज कर बैठते हैं। मैं करियर काउंसलर डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध करती हूं कि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बताइए कि वह गलती कौन सी है जो 100 में से 99 व्यक्ति करते। बहुत बहुत धन्यवाद करियर सेल चैनल और प्रीति गुलवानिया जी। आइए एक और गलती की चर्चा करते हैं जो प्रायः हमसे हो जाती है। और गलती क्या है, एक प्रश्न के माध्यम से मैं समझना चाहता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे राष्ट्र ध्वज में कुल कितने रंगों का प्रयोग हुआ है, तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा 3। लेकिन यह उत्तर सही नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आपकी जानकारी गलत है। फिर सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 4। जी हां, हमारे राष्ट्र ध्वज में कुल मिलाकर 4 रंगों का प्रयोग हुआ है। चौंक गए ना? पर कुछ ही मिनट्स में आप भी कहेंगे हां, बात तो सही है कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 नहीं बल्कि 4 रंगों का उपयोग हुआ है। कैसे? मैं बताता हूं। देखिए, राष्ट्र ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में सफेद रंग की पट्टी, सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी। और इन 3 पट्टियों के कारण ही हम हमारे राष्ट्र ध्वज को गर्व से तिरंगा कहते हैं। और तिरंगा कहना, तिरंगा सुनना राष्ट्र प्रेम की जो अभूतपूर्व अनुभूति करवाता है, उसको हम सब भारत के नागरिक भली भांति जानते हैं। अब इसके अलावा जब रंगों की हम गिनती करते हैं या हमें रंगों की गणना करना है तो हम एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। और किसको नजरअंदाज कर देते हैं? चक्र को नजरअंदाज कर देते हैं। सफेद पट्टी पर है गहरे नीले रंग का चक्र, तो फिर कुल रंगों की संख्या कितनी हो गई? 4। अभी भी कैसे? अच्छा, गिन लीजिए। केसरिया पट्टी 1, सफेद पट्टी 2, हरी पट्टी 3 और नीला चक्र 4। हम सभी इसे कहते तो तिरंगा हैं और कहते भी रहेंगे तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा। लेकिन जब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि राष्ट्र ध्वज में कुल कितने रंगों का प्रयोग हुआ है, तो अब हमारा उत्तर होगा 4 रंग, केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला। चलिए, प्रसंगवश राष्ट्र ध्वज के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। ये ऐसी जानकारियां हैं जो भारत का नागरिक होने के नाते हमें पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होने जा रहे हैं। और प्रायः प्रत्येक परीक्षा में राष्ट्र ध्वज से संबंधित कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारे करियर उन्नयन में भी यह चीज काम आएगी। देखिए, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, जिसका वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, 3 रंगों की पट्टियां, बीच में बहुत शानदार नीला चक्र, इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्र ध्वज ने लंबी यात्रा की है। अगर हम इस यात्रा को वर्षों में परिवर्तित करें तो राष्ट्र ध्वज के निर्माण की यात्रा प्रारंभ हुई है 1906 में।
और राष्ट्रध्वज को पूर्णता प्राप्त हुई है 1947 में। इस तरह से 41 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद हमारा राष्ट्रध्वज निर्मित हुआ है। आपको पता होगा कि राष्ट्रध्वज को यानी तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किसने किया? तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया हमारे देश की संविधान सभा ने। जब हमारा देश आजाद होने वाला था तब हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। इसी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947, तारीख याद रखिए, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया या अंगीकार किया। तारीख थी 22 जुलाई, इसीलिए 22 जुलाई को हम प्रतिवर्ष बड़े गर्व के साथ झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि आपसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि झंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई। क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान सभा ने इस दिन ही तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था। इसकी यात्रा प्रारंभ हुई 1906 में। सबसे पहले हमारे देश के लिए ध्वज बनाने का काम शुरू हुआ, फिर 1907, फिर 1917, 1921 और 1931 में विविध स्वरूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तावित किया गया। अंततः 1947 में वर्तमान स्वरूप का राष्ट्रीय ध्वज हमारे सामने आया। क्या आप बता सकते हैं कि यह राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया है? इसकी आकल्पना किनके द्वारा की गई? कौन हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता हैं? तो इसका उत्तर है श्री पिंगली वेंकैया। और श्री पिंगली वेंकैया ने इस राष्ट्र ध्वज को किनके सुझावों के अनुसार अंतिम रूप दिया? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी के सुझावों का अनुपालन करते हुए वेंकैया जी के द्वारा इस तिरंगे को अंतिम रूप दिया गया। राष्ट्रध्वज की संरचना की बात करते हैं अपन। थोड़ी सी बात तो अपने को पता चली गया कि इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा रंग कहां पर है, तो सदैव याद रखना कि केसरिया सबसे ऊपर रहेगा, सफेद बीच में रहेगा और हरा नीचे रहेगा। इस क्रम को कई बार हम भूल जाते हैं। इसको याद रखने का सरल तरीका बताता हूं आपको। हमारी धरती माता कैसी है? हरियाली से युक्त, यानी धरती पर यानी नीचे हरा रंग है। बस आप इस सूत्र से याद रखिए कि जिस तरह से नीचे धरती पर हरा रंग है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी नीचे की पट्टी में गहरा हरा रंग प्रयोग में आया है। अब शायद आप नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। इन 3 पट्टियों के बीच में यानी सफेद पट्टी पर, सफेद पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र है। क्या आपको पता है कि यह चक्र कहां से आया है या कहां की अनुकृति है? तो मैं आपको इसके लिए इतिहास में ले जाऊंगा। हमारे देश के इतिहास में अनेक महान राजा हुए। ऐसे ही महान राजाओं में एक महान राजा है जिनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक कई कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें एक कार्य है उनके द्वारा स्तंभों का निर्माण करवाना, और ऐसे ही उन्होंने एक स्तंभ बनवाया था जो सारनाथ में है, और सारनाथ के स्तंभ पर ही इस चक्र की आकृति बनी हुई है। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से यह चक्र लिया गया है, और इस गहरे नीले रंग के चक्र में 24 तीलियां हैं। चलिए आइए जरा अपन इनके रंगों की और चक्रों के प्रतीकों की व्याख्या करते हैं कि इससे क्या संदेश मिलता है। जहां तक केसरिया रंग का सवाल है, तो केसरिया रंग हमें किस बात का संदेश देता है, इसकी व्याख्या हम करने की कोशिश करते हैं। केसरिया रंग हमें संदेश देता है बलिदान का, त्याग का। सफेद रंग संदेश देता है शांति का, और हरा रंग संदेश देता है समृद्धि का। और जो हमारा नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, यह चक्र हमें 24 घंटे अनवरत प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने का संदेश देता है। आपको पता चली गया, केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य पवित्रता का, शांति का, और हरा रंग समृद्धि का द्योतक है। आपको पता है कि रंगों के इन प्रतीकों की व्याख्या सबसे पहले किनके द्वारा की गई? नहीं पता? इसका सही उत्तर है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के द्वारा सबसे पहले इन रंगों की व्याख्या की गई। क्या आपको यह जानकारी नहीं मिली है? चलिए ऐसी और जानकारियों को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बात करते हैं। मुझसे एक दिन एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि क्या मैं इस राष्ट्रध्वज को मेरे घर की छत पर फहरा सकता हूं?
क्या राष्ट्र ध्वज केवल सरकारी भवनों पर या इसी तरह के विशेष संस्थाओं के द्वारा ही फहराया जा सकता है? मैं फहरा सकता हूं कि नहीं? एक खुश खबर है, जान लीजिए, आप राष्ट्र ध्वज को खुद अपने घर पर भी फहरा सकते हैं। अच्छा, यह व्यवस्था कहां की गई है? एक कानून बनाया गया है और उस कानून का नाम है भारतीय ध्वज संहिता 2002। परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय ध्वज संहिता कब बनाई गई? उत्तर होगा 2002। और यह ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से लागू की गई है और इस संहिता में देश के नागरिकों को ध्वज फहराने के संबंध में अधिकार दिए गए हैं। साथ ही ध्वज के सम्मान का कर्तव्य भी अधिरोपित किया गया है। तो आप अपने घर पर ध्वज तो फहरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है यह मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है वह हाथ से काते गए और हाथ से बने गए या तो ऊनी या सूती या सिल्क या खादी के वस्त्र से ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य वस्त्र का प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज को निर्मित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। पुनः सुन लीजिए, लंबाई पहले, लंबाई का अनुपात 3 और चौड़ाई का अनुपात 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले गुरुजन इसको पलट देते हैं और हम जल्दबाजी में 2:3 को सही लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगर आप ध्वज संहिता को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें ध्वज के 9 आकारों का उल्लेख किया गया है, यानी किस किस अनुपात में। अनुपात तो 3:2 ही रहेगा, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई आप फीट में आदि में कितनी रख सकते हैं, इसके लिए 9 आकार के ध्वजों का उल्लेख किया है। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा ध्वज कितना बड़ा हो सकता है और सबसे छोटा ध्वज कितना बड़ा हो सकता है ध्वज संहिता के अनुसार? मैं आपको बताता हूं। करियर सेल चैनल आपको बताता है कि जो सबसे बड़ा ध्वज है वह 6300 गुणित 4200 मिलीमीटर का, फिर से सुन लीजिए, 6300 गुणित 4200 मिलीमीटर का, और सबसे छोटा ध्वज होगा 150 गुणित 100 मिलीमीटर का बताया गया है। अब ये तो हो गई ध्वज की रचना आदि। अब यदि आप ध्वज अपने घर पर फहराना चाहते हैं तो कब फहरा सकते हैं? आप ध्वज के नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर प्रतिदिन ध्वज फहरा सकते हैं। अच्छा, तो ध्वज के संबंध में क्या नियम है, किन चीजों को बात ध्यान में रखना है, और यदि हमने कोई ऐसा काम कर दिया है जो हमें नहीं करना चाहिए हमारे प्यारे, हमारे गर्व के आधार, हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे के संबंध में, तो हमें सजा हो सकती है। या हो क्या सकती है, सजा होगी ही। तो क्या क्या चीजों को हमें नहीं करना है, चलिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले, झंडे के प्रयोग को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए नहीं करें, अर्थात झंडा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। नंबर 2, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाता है। अगर आपने झंडा झुका दिया इस तरह से तो आप सजा के पात्र हो सकेंगे। हाँ, झंडे को किसी के शोक में झुकाया जाता है, वो अलग मसला है, उस पर हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। झंडे को किसी भी रूप में लपेटने के काम में मत लीजिए। किसी पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग मत कीजिए। तकिया, रुमाल, नेपकिन या किसी भी ड्रेस सामग्री पर न तो झंडे को काढ़ें, यानी उससे जो डिजाइन बनाते हैं काढ़ते हैं, और न ही मुद्रित करें। तकिए पर, रुमाल पर, नेपकिन पर या किसी भी ड्रेस सामग्री पर न तो झंडे की कढ़ाई की जा सकती है और न ही झंडे का मुद्रण किया जा सकता है। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर को न लिखें। झंडे का प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने, लेने या देने के पात्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। कोई कार्यक्रम आप कर रहे हैं, किसी विशेष अतिथि या वक्ता को बुलाया है, वक्ता के सामने आप एक मेज रखते हैं। इस मेज को ढकने या वक्ता के मंच को सजाने के लिए राष्ट्र ध्वज का प्रयोग प्रतिबंधित है, बिल्कुल मत कीजिए। झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श से
छूने मत दीजिए और न ही जल में घसीटने दीजिए। जानबूझकर शब्द का प्रयोग किया गया। और हाँ, झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दे के रूप में मत कीजिए। जानबूझकर केसरिया रंग को नीचे प्रदर्शित न करें। कई बार आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं कि कहीं ध्वज फहराया गया तो ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया, यानी केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होना चाहिए, हरा रंग जो सबसे नीचे होना चाहिए, उल्टा फहरा दिया। हरे रंग को ऊपर कर दिया और केसरिया रंग को नीचे कर दिया। यदि आप ऐसा जानबूझकर करते हैं तो आप सजा के पात्र होंगे। फटा हुआ राष्ट्रध्वज, मैला कुचेला राष्ट्रध्वज कभी भी फहराने की अनुमति नहीं है। यदि आप अपने घर पर राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं तो ध्यान रखिए वो मैला कुचेला न हो और न ही वह फटा हुआ हो। झंडियों या बंधनवार या किसी भी प्रकार की सजावट की वस्तु को बनाने में झंडे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर आपने या किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान किया तो क्या सजा मिलेगी? क्या इसके लिए सजा का प्रावधान है? सबसे पहले संविधान की तरफ चलते हैं। हमारे देश के संविधान के भाग 4 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है, उत्तर होगा भाग 4। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 क में हमारे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। उसी में एक मौलिक कर्तव्य है कि हमें हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। यह प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। अगर हम अपने इस कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो हमें कितनी सजा मिल सकती है? ध्वज संहिता 2002 में सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा का क्या प्रावधान किया गया है? सजा का प्रावधान करते हुए कहा गया है कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता हुआ पाया जाता है, अपमान करता है, तो उसे 3 माह से 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा मिल सकती है। न्यूनतम कारावास 3 माह, अधिकतम कारावास 3 वर्ष और जुर्माना या तो कारावास या जुर्माना या फिर दोनों की सजा आपको मिल सकती है या इसका अपमान करने वाले व्यक्ति को मिल सकती है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी निर्धारित किया जाए परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उस तरह से न्यूनतम 3 माह से अधिकतम 3 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माना भी आप पर अधिरोपित हो सकता है। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने न केवल अपनी उस गलती को सुधारा है जो गलती प्राय की जाती है, बल्कि साथ ही साथ में हमारे अपने राष्ट्रध्वज, हमारे आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रध्वज के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें भी पता की। मुझे अवसर मिला इसके लिए करियर सेल चैनल और इस चैनल को संचालित करने वाली, इसके लिए परिश्रम करने वाली करियर सेल की कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। सच सच बताना, आप भी कहते थे ना कि राष्ट्रध्वज में 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। अब आप जान गए हैं कि हमारे प्यारे राष्ट्रध्वज में 4 रंग प्रयुक्त हुए हैं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए, अपने साथियों के साथ यह वीडियो साझा कीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।